अब हमें पता चला कि जब हमारी वस्तु चल रही थी प्रारंभिक से अंतिम वेग तक पहुंची और विस्थापन s तय किया जिसमें टाइम कितना लगा t, तो कितना त्वरण प्राप्त किया था इसने, तो हम लिखते हैं कि वस्तु का प्राप्त त्वरण, वस्तु द्वारा प्राप्त त्वरण। तो वस्तु द्वारा प्राप्त त्वरण क्या होगा, a बराबर फॉर्मूला होता है, अभी हमने कल लिखाया था तात्क्षणिक त्वरण का, उसी प्रकार से a बराबर हो जाएगा कितना, dv अपॉन dt। ये बात समझ में आ गई है नहीं, ये हो जाएगा। अब ये dt इधर आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, a dt बराबर क्या हो जाएगा, dv। समझ गए। उचित सीमा का मतलब ये है कि जैसे हमारा प्रारंभिक वेग था और प्रारंभिक से बना था कौन सा, अंतिम वेग, ठीक है। तो पहला वेग कौन सा हो गया u और अंतिम वेग क्या हो गया v, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन का निशान होता है बेटा, ये तुमने देखा होगा शायद मैथ में, अभी मैथ में आगे तुम्हारे या इंटर में आएंगे शायद, a dt बराबर हो जाएगा समाकलन dv, ठीक है। तो गति कितने से स्टार्ट होगी, 0 सेकंड से, और कितने टाइम तक चले, जितने भी तक मान लेते हैं t टाइम तक चली। अब t का मतलब 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, 5 घंटे हो, कितना भी चल सकता है। इसी प्रकार से वेग है, इस पर लिमिट लगेगी वेग के हिसाब से। तो पहला वेग क्या है हमारा v, और प्रारंभिक वेग कौन सा है u, अंतिम वेग कौन सा है v। लिमिट समझ में आ गई या नहीं, ये लिमिट बताती है, समाकलन के नीचे का हिस्सा बताता है प्रारंभिक को और ऊपर वाला हिस्सा बताता है अंतिम, वैसे प्रारंभिक और अंतिम, ठीक है। ये a क्या है, अचर राशि जो बाहर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 0 to t dt और ये u v dv। समझ गए। अब ये समझ जाओ कि अगर dt के साथ में यहाँ पर कुछ नहीं है, t का कोई भी पद नहीं है, जैसे t² होता है या टी क्यू होता तो समाकलन होता। जब कुछ नहीं होता तो सब कुछ होता है, जब कुछ भी नहीं होगा ना इसके साथ, तो इस पूरे का समाकलन केवल और केवल टी रह जाएगा। ये ध्यान रखना, मैथ वाले हो तो आगे चल के समाकलन सीख जाओगे, फिलहाल ये याद रखो, कुछ नहीं है तो क्या रह जाएगा टी, 0 to t ये लिमिट हो गई। इधर क्या रह जाएगा, देखो इधर b रह जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि इधर टी डी टी था तो उसका टी रह गया, इधर डी भी है तो उसका v रह जाएगा, u से v। समझ गए। अब देखो बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर्मूला होता है लिमिट को खोलने का। अपर लिमिट यानी इस t की जगह इसको लिख दो t माइनस लोअर लिमिट, अब इस t की जगह इस 0 को लिख दो। समझ गए, लिमिट ओपन करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट। बात समझ में आ गई या नहीं। तो बेटा यहाँ से हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा v माइनस 0। समझ गए। यहाँ से हो जाएगा v बराबर u प्लस 18t बन गया कि समीकरण बन गया। यही गति का प्रथम समीकरण। चलो बेटा हम आगे बढ़ जाते हैं ना। अब हम बढ़ेंगे दूसरे समीकरण की ओर। 3 समीकरण है गति के जो हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे द्वितीय समीकरण। कौन सा समीकरण, द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण के लिए जब बात चलेगी तो हमें पता चल चुका है कि u वेग से गति हो रही है, ठीक है। और u वेग के बाद में इसने क्या प्राप्त किया है कि अपना वेग v भी तो प्राप्त कर लिया था। कितना वेग प्राप्त कर लिया था, एक त्वरण चलने के बाद। जैसे पहले में हमने त्वरण की बात करी, अब त्वरण से क्या होगा कि स्पीड आएगी। त्वरण से क्या होगा कि स्पीड आएगी, ठीक है। स्पीड आएगी तो अंतिम वेग आएगा। इसका मतलब जब बढ़ेगी साइकिल की स्पीड वही तो हमारा अंतिम वेग कहलाएगा। ऐसे वस्तु चल रही है तो एक त्वरण के बाद कौन आएगा, v आ जाएगा। तो v बराबर वस्तु द्वारा प्राप्त वेग, वस्तु द्वारा प्राप्त वेग, वस्तु द्वारा प्राप्त वेग क्या होगा, v बराबर ds अपॉन dt।
यहाँ पर एस क्या है हमारा विस्थापन है। विस्थापन की जो समय है, समय दर, उसको हम कहते हैं वेग। वेग की परिभाषा याद है? नहीं पता? एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं और एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। समझ गए? ये 9th क्लास की परिभाषा है, अब नहीं आएगी। तो बेटा यहाँ से हो जाएगा हमारा v इंटू डी टी बराबर डी एस, हो जाएगा कि नहीं? देखो तो मैं कह सकता हूँ सीधा करके डी एस बराबर v इंटू डी टी। समझ गए? समीकरण एक से यानी प्रथम समीकरण से क्या बात आई थी कि v बराबर अभी प्रूव किया है u प्लस ए टी किया है प्रूफ। इस वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर, तो डी एस बराबर क्या हो जाएगा बेटा u प्लस ए टी इंटू डी टी। समझ गए? अब क्या है कि उचित सीमा के साथ समाकलन करने पर, बेटा अवकलन का मतलब होता है उल्टा करना। अवकलन का मतलब होता है कि किसी भी बड़ी वस्तु का सूक्ष्म भाग निकालना, छोटी सी वैल्यू निकालना। समाकलन का मतलब होता है छोटी वैल्यू का पूरा भाग बता देना। समझ गए? समाकलन करने पर तो देखो बेटा यहाँ ds है, ds के सामने क्या आ जाएगा समाकलन ds। अब मैंने बताया कि लिमिट किसके हिसाब से लगाना है, ds, d के साथ में जो है यानी s के हिसाब से। विस्थापन हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? देखो जब हम चल रहे होते हैं तो अब हमने कहा कि 5 मीटर विस्थापन तय किया किसी वस्तु ने, तो वो 5 मीटर कहाँ से नापेंगे हम? 0 से तो नापेंगे। तो कहाँ से नापेंगे? 0 से। और कहाँ तक नापा? 5 तक, यानी कि कहाँ तक नापा? s तक। समझ गए कि नहीं? विस्थापन की बात हो रही है तो 0 to s और समय की बात होगी 0 to t। समझ गए? आगे बढ़ जाएंगे। अब किसकी बात हो रही है? dt, यानी समय की अब लिमिट किसके हिसाब से लगेगी? t के हिसाब से, यानी 0 to t। बहुत बढ़िया, u प्लस ए टी इंटू डी टी। बात समझ में आ गई? तो देखो बेटा यहाँ से हो जाएगा ये 0 to s ds और ये हो जाएगा, इन्हें अलग अलग कर लेंगे हम, 0 to t u इंटू डी टी, बात समझ में आ गई? प्लस 0 to t इसके साथ में इंटू हो जाएगा ए टी डी टी। ये बात समझ में आ गई या नहीं? अलग अलग कर लिया है हमने। ds का समाकलन क्या हो जाएगा अभी बताया, जिसका कोई नहीं होता उसका वो खुद होता है, जिसका याद कोई नहीं है ना तो इसका ये खुद हो जाएगा s। यहाँ पर भी t का कोई नहीं है, u तो अलग पद है तो u अलग है तो बाहर आ गया, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका वो खुद होता है, तो 0 to t। समझ में आ गई? ऐसे ये क्या है, ये अलग पद है तो बाहर आ जाएगा, अचर राशि बाहर आ गई। अब dt का तो भाई एक आ गया है कौन? t, और जिसका कोई होता है तो उसका बन जाता है स्क्वायर अपॉन 2, तो t स्क्वायर अपॉन 0 to t। अब मैं तो बता दूं कि ये स्क्वायर अपॉन 2 कहाँ से आया, समझ में नहीं आ रहा होगा है ना? इसका समाकलन का फॉर्मूला ही दो t है। हाँ, t स्क्वायर अपॉन 2 इसलिए आया कि समाकलन का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। समाकलन का बेटा फॉर्मूला होता है ये ऐसे dx दे रखा हो, x की पावर n dx, इस तरीके से है फॉर्मूला, x की पावर n dx। x की पावर n का मतलब 1 2 3 स्क्वायर कुछ भी पावर हो इंटू dx, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसका समाकलन क्या होगा? तो इसके समाकलन का फॉर्मूला होता है बेटा x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। समझ गए? ये फॉर्मूला है समाकलन का। अब मैं यहाँ पर x की पावर n की जगह मैं कहूँगी ऐसे दे रखा है x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो x का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 फॉर्मूले में रखो, x की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, यानी कि x क्यू अपॉन 3। बात समझ में आ रही है फॉर्मूले से? इसी प्रकार से अगर x की पावर 4 dx दे रखा होता है तो क्या हो जाता है, x की पावर 4 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1, यानी कि x की पावर 5 बटे 5। अगर x दे रखा होता अकेला x dx तो क्या हो जाता, अब कुछ नहीं है तो इसके ऊपर क्या है 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 2। अब इसी की जगह मैं x की जगह क्या लिख दूं, t लिख दूं, यहाँ पे क्या लिख दूं dt, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर अपॉन
आई बात समझ में या नहीं? अच्छे से समझ में आ गया ये कैसे आया? तो ये मैंने तुम्हें बताइए समाकलन का फॉर्मूला से लिखना चाहो तो लिख लेना, कोई भी समाकलन हो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना आराम से। पहले देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिमिट ओपन करना सिखा दिया मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है हमारी? एस की जगह पे एस आ जाएगा, माइनस बिल्कुल 0 आ जाएगा। समझ गए? यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बहुत बढ़िया। ए अब यहाँ पे क्या? टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। हाँ, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, 0 हो गया ना वो तो। देखो बेटा, यहाँ पे बचेगा केवल एस, यहाँ बचेगा u इंटू टी प्लस यहाँ पे बचेगा ए टी स्क्वायर अपॉन 2, बाकी 0 हो गया। तो यहाँ से बन जाएगा s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यही गति का द्वितीय समीकरण है। ठीक है, यही गति का द्वितीय समीकरण। नोट कर समीकरण की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण कितना था? ए बराबर हमारा त्वरण कितना है बेटा? dv अपॉन dt। ये फॉर्मूले याद कर लो कि त्वरण का dv अपॉन dt होता है और वेग का ds अपॉन dt होता है। ये दोनों याद रखने हैं तुम्हें। ठीक है, याद क्या रखना, v याद रखना। तो बेटा ए बराबर dv अपॉन dt ये दे रखा है, इसमें ऊपर इंटू कर दो ds से, नीचे भी इंटू कर दो ds से। तो देखो क्या जादू होने वाला है वो देख लेते हैं। ए बराबर ये हो जाएगा हमारा dv इंटू, देखो इस ds को तो इधर ले आओ, dt को इधर कर दो, तो ये बन जाएगा ds अपॉन dt इंटू ds इधर आ जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं? जादू हो गया सर? हो गया जादू। ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा समीकरण में। dv अपॉन ds। अब हम जानते हैं जादू ये होने वाला है, हम जानते हैं कि v बराबर होता है बेटा क्या? ds अपॉन dt। अब तुम्हें कहाँ दिख रहा है ds अपॉन dt? ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा? v, और ये ds कहाँ आ जाएगा? समझ गए या नहीं? a इंटू डी एस बराबर dv इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? v। समझ गए कि नहीं? ये लाइन इसके सामने लिखना, v बराबर ds अपॉन dt। समझ गए कि नहीं? इसके साथ तो आ रही है ये लाइन, समझ गए? तो हाँ, अब क्या है? उचित सीमा के साथ समाकलन करने पर, उचित सीमा के साथ दोनों पक्ष समाकलन करने पर करेंगे तो इधर a इंटू डी एस, इधर लिमिट किसकी वजह से लगेगी बताओ? डी एस एस की वजह से। कहाँ से कहाँ तक? 0 से S S तक। बहुत बढ़िया। इधर किसके हिसाब से लगेगी लिमिट? डी। ये हो जाएगा v इंटू डी भी लिख सकते हैं इसको, v इंटू डी भी। अब बताओ लिमिट क्या बनेगी इसकी? u से v। बहुत बढ़िया, समझ गए? क्योंकि वेग तो हमारे पास प्रारंभिक है, जो चीज नहीं होती है उसी को तो 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर वेग नहीं दिया होता तो हम क्या मानते? 0 से चल रहे हैं। तो u से लेके v तक। बात समझ में आ गई या नहीं? लिमिट समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये a बाहर आ जाएगा, अचर पद है, तो ये हो जाएगा 0 to s ds। यहाँ पर हम जानते हैं बेटा x की पावर कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। यहाँ पर भी v की पावर 1 है, तो वहाँ t का t स्क्वायर अपॉन 2 हुआ था, यहाँ इसका क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। समझ गए या नहीं? क्योंकि ये अकेला होता तो v आ जाता है, इसके साथ में तो v स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, u v समाकलन से आया। ठीक है, इसका हम सॉल्व करें तो a इंटू डी एस का हो जाएगा s, क्या हो जाएगा? s, और s की लिमिट क्या है? 0 to s। ठीक है, इसमें लगा देंगे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
बराबर यहाँ बचेगा 1/2 कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा a इंटू एस और ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2as 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो भैया u इधर आके प्लस का हो जाएगा तो बात बन जाएगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। ये समीकरण नंबर 3। यही गति का तृतीय समीकरण नोट कर लो, ठीक है।